As it is, leave it. Right, the bottom you have the button, please switch it off. We will continue after some time, right? We will start with the afternoon first technical session. I request everyone, where how much ever you have done, please on the screen right bottom there is a button for putting your monitor off. If you are not switching off, my team will come and switch off. Because it will be a distraction for our sessions, I request everyone to switch off your monitors. Okay? Quick response will enable us to go forward. So we are going to have the next technical session. Can I have all of your attention? Sir, off कर दीजिए monitor. ना ऑफ कर दीजिए सर. आप मिनिमाइज करेंगे भी आपका डिस्ट्रैक्शन है. नीचे बटन आपका भी ऑफ कर दीजिए. It will be a distraction for yourself also. So please put off the monitors. Sir, off कर दीजिए. ठीक है, thank you. So we are going for the second technical session on National Education Policy 2020 and also National Curriculum Framework for School Education 2023. Right? So we are going to have an overview. We are very much honored to have Professor Ranjana Arora, Head of the Department of Curriculum Studies and Development, who is taking care of the implementation of NEP NCF across the country and also in charge for all the curriculum textbook related activities. And ma'am is here with us. Even though they were having a lot of meetings, she has spared her time. Welcome, ma'am. We have participants from 10 states and as a representative, because these states are aligned with RIE Ajmer and RIE Bhubaneswar. Okay. So we have one faculty from RIE Ajmer and RIE Bhubaneswar also. So welcome. Thank you, Dr. NG. So, सबको मेरा नमस्कार and good afternoon. So, my first question is, how well you are aware with this national education policy? आप सबने अभी तक कितनी बार इसके सेशंस लिए NEP 2020 पर, यहाँ कितनी बार आपने खुद पढ़ा है? थोड़ा भी नहीं पढ़ा, थॉरली नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थॉरली पढ़ने की. एक याद नहीं है, एक थॉरली पढ़ा नहीं है. चलिए नहीं पढ़ा. अब हम आपको केवल हम 5 लोगों से ये पूछना चाहते हैं, आपको अगर जितना भी पढ़ा उसमें आपको इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? कोई एक बात हाँ, अपने स्टेटमेंट में कोई. देखिए, whenever we do some kind of training program, we all are family members. Okay, here there is nothing to criticize and nothing to say bad about anybody. So ये हमारा एरिया है और यहाँ पर हम जो भी सीखेंगे इंटरैक्शन से सीखेंगे. नहीं पढ़ा तो हम और पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है. लेकिन फिर भी हमें इंटरैक्शन जरूर करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल यू विल बी इन द फील्ड. चाहे आप मास्टर ट्रेनर्स के रूप में होंगे, चाहे आप करिकुलम डेवलपर्स के रूप में होंगे, चाहे आपको, क्योंकि ये तो एक मिशन है, ये चल पड़ा है तो चलेगा ही अभी. तो कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट जरूर कर रहे होंगे. सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड NEP 2020 थॉरली. अभी ये 15 साल और इंडिया की स्कूल एजुकेशन को डिसाइड करती रहेगी, ट्रांसफॉर्म करती रहेगी. आप जानते हैं जब पॉलिसीज नई आती, 86 के बाद 34 इयर्स के बाद ये पॉलिसी आई है, तो ऑब्वियसली जितनी जल्दी हमें याद हो जाएगी, जितनी जल्दी हम इसको समझ लेंगे, you will find that your activities will be improved. So चलिए 5 प्री प्राइमरी को इसका एजुकेशन के सिस्टम से अलग, हम एक ठीक हाथी उठाते रहिए. हाँ, प्री प्राइमरी को जो अब तक हम उसको अलग से वो देख रहे थे, लेकिन उसको भी आप एजुकेशन का पार्ट बना करके उसको स्ट्रीम. ठीक है, इसमें सब एग्री है. वो हम बाद में कहेंगे कि क्या शब्द और क्या फाउंडेशनल स्टेज को जो फोकस किया गया, फाउंडेशनल स्टेज को फोकस किया गया, ये आपको सबसे अच्छा लगा. हाँ. ये आपको सबसे अच्छा लगा.
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हाँ आपने कहा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, आपको पॉइंट बहुत अच्छा जी। ईसीसी को और एफएलएन को प्ले मेथड में प्रायोरिटाइज किया। आप वो तो तीनों लोग वही बोल रहे हैं, ईसीसी, एफएलएन, फाउंडेशन, है ना? तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हाँ, वेल वीकनेस फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 to 8 तक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम के लिए एंड उसके आगे इसको सब्जेक्टिव करने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको ये वोकेशनल एजुकेशन जो कंपलसरी कर दिया, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा लगा। मदर टंग को प्रमोट करना अप टू ग्रेड 5th, मदर टंग को प्रमोट करना आपको बहुत अच्छा लगा जी। अब मैम कुछ तो पॉइंट रिपीट हो गए जो बोलना चाह रहे थे। वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस फ्रॉम क्लास 6, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मदर टंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आपको सारे पॉइंट्स अच्छे जो लगे। लर्निंग गैप जो होता था मैम बैरियर्स डेज आर आल्सो जो 10 ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले होता था कि बच्चे पास होते जा रहे 8 तक जाने के बाद कुछ नहीं हो रहा, तो फिर एक लर्निंग एक एक स्टेटमेंट हमने बोला, इतना हम बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। चलिए एक वो पीछे बोल दे, फिर हम लोग बस 5 ना, फिर हम लोग आएंगे। टीचर एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया। टीचर एजुकेशन तो सभी में इंक्लूडेड था, सारी पॉलिसीज में टीचर्स की जो ट्रेनिंग हो रहे हैं उसपे फोकस है, जो टीचर्स ट्रेनिंग है फ्री टीचर सभी में था, सब में रहता है। या वो टाइम तो अब हमें बहुत स्पेसिफिक होना। सब्जेक्ट्स को डिफरेंट अलग अलग ना पढ़ाया जाए, सबको कंबाइन करके एक साथ पढ़ाया जाए, मतलब एक ही साथ मल्टीडिसिप्लिनरी जो अभी है वो भी हो गया। चलिए आप सब चलिए, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपने सुना है, समझा है, तो यू नो द मेजर फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप कुछ बताइए। करियर गाइडेंस पे फोकस किया गया। कैरियर गाइडेंस पर भी फोकस है, एक दूसरे से। हाँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम स्कूल एंड हायर एजुकेशन। सब जगह टेक्नोलॉजी पर। हाँ मैम जैसे ड्रॉप आउट्स में पहले था कि डिग्रीज में जो होता था ना, अगर आपको यू हैवंट कंप्लीट योर डिग्री तो यू डोंट गेट एनीथिंग, बट यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्स है, फिर 2 ईयर क्रेडिट आ गया है। एक्चुअली उससे ऐसा है कि आदमी जो छोड़ता तो ही कैन रीजॉइन दैट कोर्स। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा। सभी स्टूडेंट्स को सीखने के समान अवसर, वो चाहे जहाँ है, रिमोट में है तो भी उसको आईसीटी से पहुंचाना है, लेकिन सीखने के सबको समान अवसर। इक्विटी एंड इंक्लूजन। यस, 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट। चलिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को बताई दिए, तो एक बहुत हमारे लिए अच्छा काम हो गया। अब आप लोग बहुत आराम से जुड़ सकेंगे, क्योंकि आप लोग खोजेंगे कि मेरा पॉइंट कहाँ है, मेरा पॉइंट कहाँ है। आप देख लीजिए आप। तो कितने लोगों ने मल्टीडिसिप्लिनरी कहा था? These are the major paradigm shift towards learner centric education. सबसे पहले तो ये बताइए कि हम ये कौन सी पॉलिसी है, किस नंबर की पॉलिसी है हमारे देश में? इसके पहले कितनी पॉलिसी आ चुकी है? थर्ड है 68 नंबर की पॉलिसी है, और ये 1986 के 34 इयर्स के बाद आई है। वैसे मैडम ये चौथी भी हो सकती थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। नहीं, 1992 को हम ना केवल मॉडिफाइड मैं 78 की बात कर रहा हूँ। जब जनता दल की सरकार आई थी तो एक शिक्षा नीति की बात हुई थी। हाँ, वो पर बनी नहीं पूरी, क्योंकि जब तक आप आउट नहीं करते हो तब तक वो खाली एक न्यूज बनकर ही रह गई। तो ये हमारे 34 इयर्स के बाद आई। अब आप लोगों को ये लगता है कि क्यों 34 इयर्स के बाद अगर ये पॉलिसी आई है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी सोसाइटी में, जो कि ये पॉलिसी हमें लाने की जरूरत पड़ी, और पॉलिसी इस तरह से आई। भारतीय ज्ञान परंपरा, एफएलएन को इंक्लूड कर दो, जो कि बहुत ज्यादा इम्फेसिस पिछली पॉलिसीज में बिल्कुल नहीं है ना। ईसीसी की बात जरूर करते थे, पर इतना फोकस नहीं, फाउंडेशनल स्टेज को फोकस नहीं इतना था, भारतीय ज्ञान परंपरा का फोकस नहीं था, टेक्नोलॉजी का तो बहुत कम फोकस था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वहां पर तो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात कर रहे थे, जो कि मिसकंसेप्शन हमें क्रिएट हो गई। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो बस इसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं हमें। तो लोग बहुत कई बार तो, हालांकि वो भी था कॉम्पिटेंसी, लेकिन उसको तरीका नहीं ठीक से था प्रेजेंट करने का। तो इस तरह नहीं लिखा हुआ है एसेंशियल, उसमें लिखा हुआ है जो प्रोग्राम ऑफ, हाँ जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ना, एसेंशियल, उसके बाद उन्होंने कहीं मिनिमम, क्योंकि आई हैव रिसर्च इट, तो कहीं वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम लेवल्स ऑफ, हाँ तो मिनिमम, हाँ तो अच्छा, तो
हालांकि वो भी कॉम्पिटेंसी ही था, वो भी कॉम्पिटेंसी, लेकिन जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया गया, जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया, पार्शियल मास्टर है ना, होल मास्टर, बड़े अजीब अजीब से टर्मिनोलॉजी की जो है उस समय यूज हुआ। खैर चलिए, तब भी काफी साल तक वो सिस्टम चला। नाउ 34 इयर्स का जो गैप था, जो 34 इयर्स जो बीते, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस देखे कि डिस्कनेक्ट देखा हमारा कल्चर रूटेडनेस से, फैमिली वैल्यूज से हमारा डिस्कनेक्ट होने लगा। हम लोग अपनी करुणा और एम्पैथी, वी आर लूजिंग अवर करुणा एंड एम्पैथी। उसके बाद जब कोविड आया तो हमने देखा कि रातों रात हमें टेक्नोलॉजी की कितनी जरूरत पड़ी, कि हमारे सारे क्लासेस जो है वो टेक्नोलॉजी से चलने लगे। तो ये सारी चीजें जब सोसाइटी में देखी गई तो उस हिसाब से इस पॉलिसी ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव शेप ली और इस तरीके से पॉलिसी हमारे सामने आई। और ये भी आप लोग जानते हैं, हम लोग नीट, इंजीनियरिंग और दो ही तरफ या तीन प्रोफेशंस में बच्चे जा रहे हैं, किसी और जगह देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया उन सब्जेक्ट्स को। आर्ट्स को हम भूलते जा रहे थे, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग को बिल्कुल इम्पोर्टेंस, वोकेशनल एजुकेशन को खाली समग्र शिक्षा में 20,000 स्कूल जो है वो वोकेशनल एजुकेशन को केवल किया करते हैं। सो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ रिसर्च बेस्ड पॉलिसी। उन्होंने बिल्कुल रिसर्च की, फील्ड में गए। आपको याद होगा कि कमेटी तो बहुत पहले बन गई थी, 2014, 2016 में भी नहीं आई, फिर नई ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, क्योंकि ये लगातार रिसर्च चलती रही और तब जाकर 2020 में इस पॉलिसी को हमने लॉन्च किया। और उसमें सबसे पहला ये कहा गया कि वी नीड टू मूव टुवर्ड्स मोर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है? आप लोगों ने खाना खाया होगा अभी, और खाना खाने के बाद नींद भी आती है। तो खाना खाते समय आपने देखा होगा दो चीजें होंगी, हो सकता है पता नहीं आप लोगों के सामने थी कि नहीं। एक सूप होता है और एक सैलेड होता है ना। अगर हम पूछे कि उसमें से आप किसको आप इंटरडिसिप्लिनरी कहोगे और किसको मल्टीडिसिप्लिनरी कहोगे, तो वो कौन बताएगा? सूप भी देखा है आप लोगों ने और सैलेड भी देखा है, सैलेड की प्लेट भी देखी है, एक सैलेड की प्लेट सामने और एक सूप सामने। तो दो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने। इंटरडिसिप्लिनरी तो हम सदियों से बोलते आ रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी we need to do interdisciplinary project है, सूप इंटरडिसिप्लिनरी होगा और सलाद मल्टीडिसिप्लिनरी। अब फिर हमें समझाइए कि व्हाई सैलेड इज मल्टीडिसिप्लिनरी और व्हाई सूप इज इंटरडिसिप्लिनरी, और उसको फिर एग्जांपल दीजिए किसी सब्जेक्ट एरिया से। इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी में सब ये जैसे सलाद सैलेड ले रहे हैं तो उसमें गाजर भी है, खीरा भी है, लेकिन इंडिविजुअली वो अपने पहचान रख रहा है। और सूप में क्या है कि सब मिल के फिर एक नया कोर्स बनना। ठीक बोल रहे, ताली बजा दीजिए बिल्कुल। और एग्जांपल अब कोई बता दीजिए हमें, कौन सा सब्जेक्ट मल्टीडिसिप्लिनरी है और कौन सा सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी? कंप्यूटर होगा इंटरडिसिप्लिनरी, कंप्यूटर मतलब आईसीटी वो इंटरडिसिप्लिनरी। चलो मान लेते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। आर्ट्स में हो जाएगा, आर्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी, आर्ट्स को चलिए मान लिया इंटरडिसिप्लिनरी। आपको लगता है आर्ट्स में तो आर्ट्स ही पढ़ाते हैं, साइंस थोड़ी पढ़ाते हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं ना सब्जेक्ट उसके अंतर्गत बहुत पर सारे है तो वो आर्ट्स ही ना। एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी है, आपकी एजुकेशन तो हमेशा से मल्टीडिसिप्लिनरी रही है, लेकिन अब हम मोर मल्टीडिसिप्लिनरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे सब्जेक्ट्स भी हैं इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी। सोशल साइंस, ज्योग्राफी भी आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, वो कई चीजों को लेता है, उसकी रूप दिखाई नहीं देता। और मल्टीडिसिप्लिनरी आपका एनवायरमेंटल स्टडीज इंटरडिसिप्लिनरी है, वो उसमें भी आपका ना साइंस का रूप दिखाई देता है, और जब सब कुछ मिल जाता है तो आप कहते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन। लेकिन जब आप वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी। अगर आपने टूरिस्ट गाइड, आपका एक वोकेशन है, तो आपके इंग्लिश का टीचर भी पढ़ा सकते हैं और हिस्ट्री का टीचर भी पढ़ा सकता है। अगर कुकिंग है तो आपका होम साइंस का टीचर भी पढ़ा सकता है और साइंस का टीचर भी पढ़ा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये इसका हर एक वोकेशन का एक सब्जेक्ट के साथ
कनेक्ट है, एग्रीकल्चर का कनेक्ट है आपके बायोलॉजी के साथ, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ आपका एक कनेक्ट, जब आपका कनेक्ट होता है उसका रूप अपने आप में वैसे ही रहता है, उस सब्जेक्ट की ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, देन वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। तो ये पॉलिसी ये कह रही है कि वोकेशनल एजुकेशन ज्यादा लेकर आओ, आर्ट एजुकेशन लेकर आओ, फिजिकल एजुकेशन लेकर आओ, ताकि बच्चों के इंटरेस्ट एरियाज जो है वो ब्रॉड हो जाए। सो दिस इज मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तो आप सब करते आ रहे हो, सदियों से करते आ रहे हो, सदियों तक करते रहोगे, और अभी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर में बताइए क्या है वो पहला वाला 5? वो था दूसरा पहला 3 क्या है? फिर तीसरा मिडिल, चौथा सेकेंडरी, कैसे? 9 to 10th and phase 2 is 11-12. वेरी गुड। अब ये बताइए फाउंडेशनल स्टेज और ईसीसी में क्या फर्क है? इसको दो भागों में किया ना, 1 से 3 ECC से Three प्री प्राइमरी का ECC is pre-primary. -2 Preschool 1, preschool 2, preschool 3. ईसीसी क्या है और फाउंडेशनल स्टेज क्या है? फाउंडेशनल तो पूरा 5 years है मैम, preschool Early 1, 2, childhood 3, class 1, class 2. आंगनबाड़ी में जो हम लोग जो दिया जाता था बच्चों को, वही हमारा ईसीसी कहते हैं। ईसीसी और फाउंडेशनल स्टेज में एक डिफरेंस बताओ, एक लिखना पढ़ने का नहीं। क्या मैम? जो बेसिक डिफरेंस है, आप कैसे डिमार्केट करोगे? क्या फाउंडेशनल स्टेज को ईसीसी कह सकते हो? नहीं। क्या ईसीसी को फाउंडेशनल स्टेज कह सकते हो? नहीं। कह सकते हो? क्यों कह सकते हो? ये तो सोचने की जरूरत है। ईसीसी लेकिन वो फाउंडेशनल स्टेज से अलग भी है। कैसे अलग है? कि these are the basic concepts, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। ईसीसी शुरू हो रहा है 0 से 8 तक, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फाउंडेशनल शुरू हो रहा है 3 ईयर से लेकर 8 साल तक, ठीक है? तो ईसीसी में फाउंडेशनल है, पर फाउंडेशनल में ईसीसी हो ये जरूरी नहीं, और इसीलिए 2 मिनिस्ट्री काम करती है। 0 से 3 साल तक हम केवल न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करते हैं, तो वो WCD देखती है, और 3 से लेकर 8 साल तक हम पढ़ाई की बात करते हैं, लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, इसलिए हम एजुकेशन। लेकिन WCD 0 से लेकर 6 साल तक बच्चों को देखती है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई पर जोर नहीं होता वहां पर, या सीखने पर जोर नहीं होता, इसीलिए पॉलिसी ने कहा कि आप फाउंडेशन कमजोर कर रहे हो, या तो आपके बच्चे प्राइवेट में चले जा रहे हैं या उनकी फाउंडेशंस बहुत कमजोर हो जा रही है, तो इसीलिए आपको इस एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में लाने की कोशिश की जाए, ताकि हम उसका फाउंडेशंस मजबूत कर सके और इस तरह से कर सके कि बच्चे को फियर ना हो, रटने का डर ना हो। तो ये इसीलिए हमें ये डिफरेंसेस की जानने की जरूरत है। ये is it good point? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। So early, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमने तो आज तक यही सीखा कि फॉरेन में when the child grow up to age of 8, then he or she join the school ना, और उसको बिल्कुल फ्री रखा जाता है, और हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसको नर्सरी केजी में ही हमने प्राइवेट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट में भी वही इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, वहाँ पर हमारा और दूसरे देशों का कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी थोड़ा अलग है, क्योंकि हम उन्हें 1 to 3 क्लास नहीं कह रहे, हम तो वैसे भी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 कह रहे हैं, और हमने कोई भी किताब उसमें नहीं लगाई है। किताब क्यों नहीं लगाई? नहीं, आपके प्राइवेट स्कूलों में लगाई जाती है ना, वो बस एक्टिविटी एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, इतनी किताबें हैं, चाहे आप देख लो, हम तो समग्र शिक्षा में क्या क्या नहीं उनको बांट रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है, हमें पता है ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये उल्टा होना चाहिए था। ये गलत, प्राइवेटाइज जो कल दिन नर्सरी केजी स्टार्ट की, उसको हमें खत्म करना चाहिए था। हमें जो है बालवाड़ी को और ऊपर उठाना चाहिए। देखिए वो ग्रेजुअली होगा, खत्म करने की ही कोशिश है। आप इमीडिएटली कोई चीज खत्म नहीं कर सकते जब तक आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे पेरेंट्स के अंदर कि हाँ हम भी यहाँ पर बच्चों को बहुत सेफली और बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, अभी सारे लोग थोड़ी आ गए,
कितना धीरे 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 आपकी को लोकेटेड स्कूल हो रहे हैं या आंगनवाड़ी स्ट्रेंथन हो रही है। अभी तो हमारी 2 मिनिस्ट्री के बीच भी बहुत सारे गैप्स हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और देखिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो बहुत सारे कंट्रीज की स्कूल एजुकेशन 15 इयर्स की है और 15 इयर्स के कारण उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और हमारा 12 इयर्स की अगर आप रखते हैं स्कूल एजुकेशन और 12 इयर्स में भी आपके बच्चे ड्रॉप आउट होता है तो ऑन एन एवरेज आपका 4 पॉइंट कुछ ऐसे आ जाता है। तो हम बहुत लो हो जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। तो ऐसा नहीं है कंट्रीज में 15 साल की स्कूल एजुकेशन नहीं है, 15 साल की स्कूल एजुकेशन भी है। लेकिन हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों पर किताबों का बोझ नहीं डालना है, उनको फ्लरिश होने देना है। और अभी एक रिसर्च आई है कि बच्चों की अगर सेफ्टी की बात करें तो बच्चे सबसे ज्यादा सेफ स्कूल में ही है। सेफ्टी इंडेक्स ये कह रहा है कि घरों में भी बच्चे सेफ नहीं है जितना ज्यादा वो स्कूलों में सेफ है। तो ये हमें आगे आने वाले समय में हमें बहुत इन सब चीजों को इस तरीके से देखना है कि ये सक्सेस स्टोरीज बने, ना कि हमारा फेल्योर बने। उम्मीद इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम तो होती है, हमें पता है। अभी हमने खुद देखा ओडिशा ने प्रेजेंट किया वर्क बुक्स लगाई हुई, बाल वाटिका में वर्क बुक्स, हमने खुद देखा उनके प्रेजेंटेशन और हमने बोला भी, बट धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना, बोलते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। चलिए उसके बाद हाँ, ये कुछ और डिस्कशन पॉइंट्स हैं अदर की पैराडाइम शिफ्ट, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपको देखना कि ये सब आपने बता ही दिया है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आपने बता दिया, कॉम्पिटेंसी बेस बता दिया, ये जो रिडक्शन ऑफ कंटेंट इन ईच सब्जेक्ट, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकलिटी ऑफ स्कूल कल्चर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और टीचर को सेंट्रल रोल दिया गया है। वो आप जो टीचर एजुकेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर ये आप कह सकते थे सेंट्रलिटी ऑफ टीचर, ये जरूर हम लोगों ने पॉलिसी में जो है और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आप लोग समझा। चलिए अब ये देखिए, ये सब आपको देखना है कि क्यों ये स्टेजेस अलग अलग की गई, डेवलपमेंटल स्टेजेस बनाई गई। अभी तक क्या करते थे हम लोग, एलिमेंट्री तक एक ही पेडागोजी लगा दिया करते थे, 1 से लेकर 8 तक सब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कहकर पढ़ा दिया करते थे। पर पॉलिसी ये कह रही है कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस की नीड अलग अलग है, तो आपको उस हिसाब से पेडागोजी भी लगानी चाहिए। ये स्ट्रक्चरल चेंज बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं कहा गया कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चेंज लाएंगे फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी और इसके कारण, केवल करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म। आपको खाली अपने जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसमें आपको चेंज लाने की जरूरत है। तो 3 से 8 साल तक फाउंडेशनल हो गया। फाउंडेशनल में कितने सब्जेक्ट्स याद रखने हमें, सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये आपका स्कूलिंग सिस्टम है। आप कहीं भी जाएंगे कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर स्कूलिंग सिस्टम, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर टीचिंग इन एट द फाउंडेशनल स्टेज, 1 and 2। हम बाल बाटिका की बात नहीं करें, बाल बाटिका में कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एंड लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेजेस? 2 R1 एंड R2। ठीक है, R1 हमारी रीजनल लैंग्वेज है और R2 आप अंग्रेजी रखिए या अपनी रीजनल लैंग्वेज रखिए, आपके ऊपर। तो ये इसमें कोई सब फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रिपरेटरी में देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, 2 लैंग्वेज है, मैथ्स, आर्ट। 3 उन्होंने कहा कक्षा 6 से हम कंपलसरी करें, कक्षा 6 से नहीं, कक्षा 3 से कंपलसरी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। 6 सब्जेक्ट्स हैं, 2 लैंग्वेजेस। अब एनवायरमेंटल स्टडीज पहले था, नाउ देयर इज नो एनवायरमेंटल स्टडी। अब द वर्ल्ड अराउंड अस एंड वर्ल्ड अराउंड अस इज आल्सो एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। बट हम लोग को बहुत शिकायत आती थी कि 5th के बाद जब बच्चा 6 में जाता है अचानक साइंस और सोशल साइंस बहुत बड़ा गैप होता है। सो वी हैव इंटीग्रेटेड साइंस एंड सोशल साइंस इन द वर्ल्ड अराउंड अस सो दैट अब गैप ना हो। क्योंकि हमें याद है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो सभी ने सोशल साइंस एंड साइंस की किताबें बना दी थी एनवायरमेंटल स्टडीज के बजाय 1 to 4, 1 to 5। तो सबको ये जरूरी लगने लगा था कि सोशल साइंस और साइंस बचपन से ही देना जरूरी है।
तो इसीलिए ये कोशिश की गई है कि ऐसा सब्जेक्ट लाया जाए कि जो कि सबको ऐसा इंटीग्रेट करके चले और आगे चलकर बच्चों को दिक्कत आर्ट और फिजिकल एजुकेशन है ना मैम, ये क्यों नहीं 3rd to 8 में आया? आ तो क्या आर्ट 3 से 8 साल तक नहीं मैं 3 से मैं कह रहा हूँ जो फाउंडेशन स्टेज थी, एक्चुअली बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं ना, पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक सबसे पहले क्या सिखाते हैं? कलरिंग। तो मुझे हमेशा ये नहीं अच्छा लगा कि मैथ्स से पहले आप नहीं, ऐसे देखो मैं डिस्कशन है, आप आई थिंक किस फॉर्म में आप और मेरी ऐसे ही है, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि ये फिजिकल और आर्ट ये स्टार्ट होगा, ठीक है, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट तो बने स्कूल में। हम कहाँ फिजिकल में किस में अच्छे नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप अगर टाइम टेबल देखें प्राइवेट स्कूल्स का या गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो हफ्ते में 2 पीरियड फिजिकल को दिए जाते हैं। ये तो टाइम टेबल हमारा साइन किया गया। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो आर्ट और जो फिजिकल है इससे स्टार्ट किया जाए, जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट तो तीसरी से बन जाए ना, पहले तो मैथ पढ़ाने के चक्कर में। अब आपको हम बताते हैं, देखिए आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 3 to 5 से, ठीक है, ये एक पीरियड के रूप में, एक कक्षा के रूप में, जबकि हमने फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 हमने पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी ही प्ले बेस्ड रखा है। और प्ले बेस्ड में केवल गेम्स और खेल नहीं होते, आपका आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, अगर मेरे पास एक स्लाइड होगी तो हम आपको दिखाएंगे जो मल्टीपल पेडागोजीज होती हैं फाउंडेशनल स्टेज में, उसमें ये सारा इंक्लूड होता है। अगर हम उसमें आर्ट डाल देंगे ना तो वो टीचर उनसे आम बनवाने लगेगा और केला बनवाने लगेगा और वो बच्चे की क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमने वहां पर ये सोचा कि यहाँ पर आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन अननेसेसरी बोझ बनेंगे, इसीलिए 3 से जरूरी डाला, क्योंकि 3 से वैसे भी आपके यहाँ पीरियड स्टार्ट होता था। आर्ट एजुकेशन का पीरियड जरूर रहा करता था, फिजिकल एजुकेशन का भी, लेकिन वो कौन सा पीरियड बन जाता था? अरेंजमेंट, या फिर कोई टीचर जो है वो उसको मैथमेटिक्स के रूप में ले लेता था। अब हमने निश्चित किया कि 100 आवर्स आपको देने ही देने साल में, कैसे भी करके दीजिए। फिजिकल एजुकेशन को भी 100 आवर्स दीजिए, क्योंकि आज फिटनेस और हेल्थ बहुत जरूरी है, खराब होती जा रही है। 32 इयर्स में हार्ट अटैक हो रहा है बच्चों को, सो विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और क्यों हो रहा है आप सब जान रहे हैं, क्योंकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं रहा। हम कुछ भी कैसे भी खा लेते हैं, कोई हमारा नियम नहीं है कि कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। बच्चे रिमोट वर्क करते, रात को 3 बजे भी पिज्जा मंगा कर खा रहे हैं, दिल्ली में तो बहुत हो रहा है, पास्ता मंगा कर खा रहे हैं, 3 बजे रात को पास्ता मंगा कर उसके बाद सो जाना। तो वन कैन अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है आपके शरीर के साथ। सो ये ध्यान में रखा गया कि जब बच्चे को समझ में आए तब उसको फॉर्मली जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फाउंडेशन स्टेज में ऐसा सब्जेक्ट की डिविनेशन नहीं है। हाँ, कोई नहीं, मैथ्स और वो भी सब इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया जा रहा है। डोमेन्स पे फोकस किया गया, तो वहाँ पर कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट तो वही जाता है। हाँ, वही जाता है। और मैथमेटिक्स और क्या होता है, कई बार हम तो 1 और 2 में बिल्कुल किताब नहीं चाहते थे, और एनसीएफ में तो साफ लिखा भी हुआ था, देखिए अगर इसमें देखिए तो लिखा भी हुआ है कि नो टेक्स्ट बुक और फॉर्मल असेसमेंट। लेकिन बस ये है कि आपके पेरेंट्स की एस्पिरेशंस है, आप नहीं देंगे तो तमाम तरह की किताबें वैसे ही लोग डेवलप कर देंगे, तो क्यों ना 1-2 अच्छी लाइटर किताबें दे दी जाए, तो इसीलिए वो किताबें दे दी गई। वैसे हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी किताब हो, कोई भी सब्जेक्ट ईयर मार्क दो, पर इट्स ओके। और थोड़ा बहुत सिस्टम को अभी साथ लेकर चलना है, जब चेंजेस आने लगेंगे तो शायद ये सारे जो आप कह रहे हो वो भी रिफॉर्म आ जाएगा कि केवल आर्ट और फिजिकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे फाउंडेशन में, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। वी डोंट नो कि कैसे रिफॉर्म धीरे धीरे आते हैं हमारे सामने। ये है हमारा मिडिल स्टेज। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सभी को पता है। नाउ देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, किसी स्टेट पर कोई लैंग्वेज इम्पोजिशन नहीं है, आप जो चाहे रखिए, बस कंडीशन यही है कि 2 लैंग्वेजेस मस्ट बी नेटिव टू इंडिया। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये प्रिपरेटरी स्टेज से क्यों नहीं स्टार्ट किया? प्रिपरेटरी स्टेज से इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों पर
बोझ बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, या तो लैंग्वेज हंसी खेल में सिखाई जाए। If a student is coming to the middle stage और उसको थर्ड लैंग्वेज नए से पढ़नी है, हाँ, तो इज इट नॉट बेटर कि वो प्रिपरेटरी स्टेज में ही उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें? हाँ वो बेटर हो सकता था, देखिए रोका नहीं गया है, हम लोगों ने फॉर्मली लिखा नहीं है, लेकिन एनईपी और एनसीएफ ये कहती है कि आप जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ा सके पढ़ाइए। तो अगर कोई स्टेट इंट्रोड्यूस भी करना चाहता है, उन्हें रोका नहीं है, पर हमारी तरफ से किसी तरह का सजेशन नहीं है कि आप इसको जरूर ही रखिए, पर अगर आप रखते हैं तो हमारी तरफ से कोई भी मना नहीं। आप 3 रखिए, 4 रखिए, इट विल डिपेंड अपॉन यू, बस बच्चों पर बोझ नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। तो उसके बाद हमने, आप देख लीजिए, 3 लैंग्वेज, 2 मस्ट बी नेटिव टू इंडिया। तो आपका अगर आप हिंदी भाषी हैं, जैसे उड़ीसा इस समय जो रिफॉर्म ला रहा है, उसने ओडिया, इंग्लिश एंड संस्कृत ऑब्लिक हिंदी, तो थर्ड लैंग्वेज उन्होंने उड़िया, संस्कृत एंड हिंदी रख दी है, हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, और सेकंड इंग्लिश। पूरे स्टेट में, पूरे देश में इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज होती जा रही है। हम लोग अभी रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उसमें भी यही आ रहा है। और R1, हाँ, कहीं नागालैंड जैसे स्टेट में R1 जो है इंग्लिश है, उन्होंने इंग्लिश ही बनाई हुई है। तो ऐसा भी एक्सेप्शंस हैं वो, अब लेकिन वो चूंकि देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, सो हम लोग उसको कुछ मना नहीं कर रहे। सेकेंडरी स्टेज में देख लीजिए, सेकेंड कोई भी नहीं है, तो अब कोई भी लीजिए, अब आप करना पड़ेगा, तो लोगों को करना ही पड़ेगा। तो सेकेंड क्या करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, हाँ, उन्होंने 2 तरह की अंग्रेजी रखी है, अंग्रेजी 2 तरह की रखी, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी और एडवांस अंग्रेजी, हाँ, कुछ ऐसे करके रखी हुई है। तो 2 लैंग्वेज को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं, तो डिपेंड करेगा, दीज आर स्टेट डिसीजंस। अब आपका सेकेंडरी फेज अच्छा, मिडिल स्टेज में आप देख लीजिए, एक सब्जेक्ट और बढ़ गया, यानी कि 2 सब्जेक्ट बढ़ गए, एक लैंग्वेज बढ़ गई और एक, तो कितने सब्जेक्ट हो गए अब आपके? हाँ, 9 हो गए, क्योंकि आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, अब उसका नेचर चेंज हो गया, ठीक है। अब आइए सेकेंडरी पर, सेकेंडरी पर देखिए कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 10 सब्जेक्ट्स, एक और सब्जेक्ट बढ़ गया। ये सब आप ही लोगों के कहने पर हुआ है। मॉरल एजुकेशन होना चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन होना चाहिए, आपके कहने पे मतलब सोसाइटी की एस्पिरेशन है। और अभी एक और एस्पिरेशन आ रही है, एआई होना चाहिए। अब हम लोग उसके लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं कि एआई को कहाँ लेकर आए। अब कोई कह रहा है कि आर्ट एजुकेशन हटा दो, एआई डाल दो, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी हटा दो, एआई डाल दो। हम लोग कह रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी एआई, हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी है, लेकिन अब जगह कहाँ है, स्पेस ही नहीं है कहीं। हर आदमी पढ़ाएगा। हाँ, तो अब ये हो रहा है कि मैथमेटिक्स में कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई क्या है, आपको तैयारी करानी है ना एआई के लिए, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम हमने फेस की, जब हम लोग आईसीटी की बुक अभी हम लोग बिहार में लिख रहे थे, तो हम जैसे हर सब्जेक्ट की कुछ करिकुलर गोल्स थे, कॉम्पिटेंसीज थी, तो हमें एक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मिल रही थी सारे स्टेट्स और मतलब नेशनल लेवल पे लेके, कि हम इस स्टेज में ये कॉम्पिटेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों को। वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी कि क्रॉस कटिंग थीम्स में तो कंप्यूटर से आईसीटी है, लेकिन एज सच वहां पर कोई कॉम्पिटेंसी नहीं दिया हुआ है कि बच्चों के वो लिए। सब दी जा रही है, क्योंकि एनसीएफ जब बना था तो उस समय कंप्यूटर साइंस और एआई की बात नहीं की गई जी मैम। तो, लेकिन अब जो है हमारा 11th और 12th में तो हमने उनको कॉम्पिटेंसीज दे दी। हाँ, हाँ। और 9th 10th 3rd से लेकर 10th तक का जो सिलेबस है वो सीबीएसई को दिया गया है। तो सीबीएसई जब बनाएगा, उसने भी कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वाली निकाली है, बनाएगा तो शायद वो हमें जब देगा तो हम उसको भी आउट कर देंगे। हाँ मैम, बहुत जरूरी है, हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन मिला नहीं हमें कुछ। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे हम लोग, जो हमारे पास होगा। ये देखिए आप फेज 2 16 to 18, इसमें देखिए किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बास्केट्स हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11th 12th में 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी की जा रही है, पहले नहीं होता था, क्योंकि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करना है, आपको अपनी लैंग्वेजेस को बचाना है, वरना सब अंग्रेजी ले लेकर आपकी अपनी लैंग्वेजेस को खत्म करते जा रहे हैं। बहुत सारे डायलेक्ट्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं।
अभी पता नहीं रिसेंटली 5-7 साल पहले 10 साल पहले एक लेडी थी, वो सिर्फ अकेले बची थी उस लैंग्वेज को जानने वाली, उसके जानने के बाद वो लैंग्वेज विलुप्त हो गई। तो ये अगर हम अपनी लैंग्वेजेस नहीं बचाएंगे, जो कि हम इतना प्राउड करते हैं कि पहले तो 1652 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट थे, आज हमारे पास 1300 कुछ रह गए जो अभी जो नया सेंसस आया है। तो अगर हम नहीं बचाएंगे और उसमें मटेरियल नहीं डेवलप करेंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तो और लैंग्वेजेस आपका बहुत बड़ा कल्चरल रिसोर्स होता है, क्योंकि उसमें भी त्योहार होते हैं, उस लैंग्वेज से रिलेटेड त्योहार होते हैं, उस लैंग्वेज से रिलेटेड खान पान होता है, तो सब चले जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। सो इसीलिए 2 लैंग्वेजेस को कंपलसरी किया गया है, और उसके बाद बास्केट से देखिए ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है, और इसमें से 2-2 सब्जेक्ट आपको एक बास्केट से। हाँ, हम लोगों ने लिटरेचर, एक लैंग्वेज में लिटरेचर एंड लैंग्वेज ये बना रहे हैं। तो अगर 2 लैंग्वेज लेता है तो एक का लैंग्वेज ले ले, दूसरे का लिटरेचर ले ले, ऐसा 4 चीजें उसको मिलेंगी, समझ लीजिए। 2 लैंग्वेजेस अगर होंगी तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स उसको मिलेंगे, लैंग्वेज लिटरेचर, तो वो जैसे भी चाहे ले सकता है। तो ये है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। हम आगे चले। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? टोटल 6 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है, 6, क्योंकि 2 तो वो ले रहा है लैंग्वेजेस, और उसके बाद ये 3 जो बास्केट है उसमें से 2, एक बास्केट से वो 2 सब्जेक्ट ले सकता है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट को लेने ही लेने एक बास्केट से, तो और 2 ही बास्केट सेलेक्ट करनी है, तो 4 यहाँ पर हो गए। लेकिन चूंकि उसको नीट देना पड़ सकता है या इंजीनियरिंग देनी पड़ सकती है, तो इसलिए उसके लिए एक सब्जेक्ट और रखा है ऑप्शनल। जैसे साइंस है ना, हाँ। तो साइंस तो नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ये तो छोटा करने के लिए करना है। हाँ, नहीं तो वो 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 5। जैसे वो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स तो है ही है, ये आया हुआ है। हाँ, मेला पता लग जाए जल्दी है, वही तो आज तक पढ़ नहीं पाए सारा। आज अगर थोड़ा तो जैसे कि अब आपका, जैसे मान लो किसी नीट करना है, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, अब उसको नीट करना है तो उसको फिजिक्स की तो जरूरत नहीं है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसने यहाँ से ले लिया, ग्रुप 4 से ना। हाँ, ग्रुप 4 से ले लिया, ठीक है। और अच्छा, और फिजिक्स उसने ऑप्शनल ले लिया, एक एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, तो वो अपना नीट दे देगा। इसी तरह से इंजीनियरिंग वाला उसने मैथमेटिक्स और फिजिक्स यहाँ से ले लिया, और केमिस्ट्री उसने ऑप्शनल ले लिया, जो मतलब पहला जो उसके पास होता, तो वो नीट वाले नीट कर पाएंगे, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग कर पाएंगे, और बाकी जो जिस तरीके से और हम लोग अब ये करने की कोशिश करेंगे, जो आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन है, तो एक जनरल एआई जो है, जनरल एआई का कोर्स हम वहां डालेंगे, ताकि सपोज बच्चा आर्ट नहीं चाहता, फिजिकल नहीं चाहता, वो वोकेशनल और एआई लेना चाहता है, 6 सब्जेक्ट प्लस एक ऑप्शनल। वो तो है ही है 6 सब्जेक्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए जो बच्चा नीट वीट नहीं करना चाहता, उसने क्या किया, एक ले लिया वोकेशनल एजुकेशन, और अब एक एआई करना चाहता है, तो वही पर बास्केट में उसको एआई मिल जाएगा, बाकी वो सोशल साइंस ले जो ले उसकी मर्जी है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए आप चाहे कितना भी कहिए, 10 लाख बच्चे आपके एग्जाम में बैठते नीट और इंजीनियरिंग, निकलते कितने, 1 लाख, तो बाकी 9 लाख बच्चों के लिए कुछ तो होना चाहिए, और वो 3-3, 4-4 साल बाद भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि उनके इंटरेस्ट के अगर सब्जेक्ट, और ड्रॉप आउट आपको हमेशा दिखाया जाता है, 10th के बाद आपका बहुत ड्रॉप आउट है, कभी कभी 8th के बाद आपका बहुत ड्रॉप आउट है। तो क्यों ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सब्जेक्ट्स की, वो अपने मन के सब्जेक्ट्स ही नहीं ले पा रहे, तो कम से कम मन के सब्जेक्ट्स तो ले पा रहे। और आज ठीक है, कुछ पेरेंट्स बहुत रिजिड हैं, पर कुछ पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड भी होंगे, नाउ दे आर नॉट स्टॉपिंग चिल्ड्रन टू टेक एनीथिंग, वो खुशी खुशी ले रहे, और हायर एजुकेशन भी चेंज हो रही है, सो थिंग्स आर चेंजिंग। सो इसीलिए बच्चे जो मन आए करने दीजिए, उन्हें जब जो बनना होगा वो बन जाएंगे, और बस उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डालिए। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है, वो आपको पता है किस पर मिला है, क्वांटम टनलिंग पर मिला है, और क्वांटम टनलिंग की कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारी स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी से मिलती है। तो अब प्रूव हो रहा है, इफ यू विल पॉजिटिव यू विल डू एवरीथिंग, आप कर लोगे अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो। लेकिन आप खुद ही, कल ही हम एक लाइफ स्किल से रिलेटेड एक कहानी पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि
2 सीट्स जो है वो मिट्टी में डाले गए, ठीक है। एक सीट ने सोचा पता नहीं मैं उगूंगा कि नहीं उगूंगा, क्या पता मैं थोड़ा सा बाहर निकल कर गिर ही जाऊंगा। और दूसरी सीट ने सोचा मुझे तो बाहर निकलना है और सूरज को देखना है। तो जो दूसरा था वो उगा और उसने सूरज को देखा और बड़ा प्लान बना। लेकिन जिसने ये सोच लिया पहले लेवल पर पता नहीं मेरा क्या होगा, वो थोड़े दिनों बाद ही गिर गया। सो ये है, आप जो सोचोगे वो आपका। और अब ये धीरे धीरे साइंस भी प्रूव कर रही है। सो बनाओ बच्चों को ऐसा पॉजिटिव बनाओ, अपने आप कर लेंगे। क्यों सब्जेक्ट की बाउंडेशन, नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना, नहीं तुझे इंजीनियरिंग बनना, उसे इंजीनियर डॉक्टर बनना पड़ेगा, कुछ भी लेकर तब भी बन जाए। यू नेवर नो। सो दैट इज द थिंग। ये एक उसके बाद हम लोग आते हैं यस हमारे सिस्टम में। चूंकि आप सब एजुकेशन में हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास 3 तरह के करिकुलम होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। अब हमें आप लोग बताओगे 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम कौन कौन से करिकुलम? एनसीएफ एफएस में एनसीएफ एफएस 3 तरह की करिकुलम। कोई भी करिकुलम जो है, और हर करिकुलम में हर एक व्यक्ति का रोल होता है, कोई ना कोई। आप लोगों के भी रोल्स हैं। वो तो करिकुलम फ्रेमवर्क, हम तो करिकुलम की कैटेगरी बोल रहे हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क और करिकुलम दोनों अलग अलग चीजें। हमारे यहाँ 3 तरह के करिकुलम होते हैं। वो है इंटेंडेड करिकुलम, ट्रांजैक्टेड करिकुलम एंड असिस्ट करिकुलम। और अब आप बताएंगे कि इंटेंडेड करिकुलम क्या है। इंटेंडेड करिकुलम होता है अपेक्षित करिकुलम। वो अपेक्षित करिकुलम हमारे पास कौन कौन से, अब आप डॉक्यूमेंट के नाम बता सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपेक्षित करिकुलम में या इंटेंडेड करिकुलम में आते हैं। हियर यू कैन टेल मी नाउ। इंटेंडेड करिकुलम, इंटेंडेड बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट होगी आपकी, लेकिन यही करिकुलम लिटरेसी है, यही हमें जानने की जरूरत है। क्या होता है इंटेंडेड करिकुलम? क्यों आप कह रहे हो इंटेंडेड करिकुलम? समाज की कुछ अपेक्षाएं होती है, ठीक है। समाज की देश की कुछ अपेक्षाएं होती है। उन अपेक्षाओं को हम कुछ डॉक्यूमेंट्स में बांध देते हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो। उसमें ये अपेक्षाएं किस तरह से लिखी जाती है, ये होना चाहिए, भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा होनी चाहिए, कल्चर रूटेडनेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अपेक्षाएं हैं और इन्हें इसलिए हम कहते हैं दीज आर इंटेंडेड करिकुलम, ठीक है। होनी चाहिए। अब होनी चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो होनी चाहिए, आ गया उनका। अब उड़ीसा क्या कर रहा है इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए? और तो फिर अपेक्षाएं, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क की अपेक्षा है, वो उड़ीसा की अपेक्षा है। एनसीएफ अगर देश की अपेक्षा है तो ये उड़ीसा की अपेक्षा है। अब फिर वो भी अपेक्षित हो गया। फिर और क्या करते? फिर टेक्स्ट बुक पे क्या आने वाला है? टेक्स्ट बुक क्यों बना रहे हैं? ट्रांजैक्शन के लिए। किस चीज का ट्रांजैक्शन? जो अपेक्षित था उसको, यस, जो अपेक्षाएं हैं अब उसको ट्रांजेक्ट करें। भारतीय परंपरा होनी चाहिए, कल्चर रूटेडनेस होना चाहिए, ये अपेक्षा हो गई। ट्रांजेक्ट कैसे कर रहे हैं? किताबों में फेस्टिवल्स देकर, है ना, रहन सहन, खान पान। अगर इंडिया लेवल पर हमने, नेशनल लेवल पर हमने अगर कोई मकर संक्रांति का त्योहार दे दिया तो उड़ीसा में उड़ीसा के लेवल के त्योहार आ रहे हैं। तो हम अपनी अपेक्षाओं को ट्रांजैक्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं और टीचर हैंडबुक बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्टिव, जिसमें आपका रोल होता है। आपका रोल अपेक्षित करिकुलम में भी होता है। कई बार स्टेट में जब आप एनईपी की मीटिंग्स में जाते हो या स्टेट के करिकुलम फ्रेमवर्क की मीटिंग में जाते हो तो वहां भी आपका रोल होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन में तो आपका बहुत बड़ा रोल होता है। So you are the custodian of transactive curriculum. उसके बाद फिर क्या हो गया? ट्रांजैक्शन, वो तो ट्रांजैक्शन में ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। एसएस में क्या बनाते हो फिर आप? असेसमेंट में क्वेश्चंस बनाते हो और क्या बनाते हो? गाइडलाइंस बनाते हो, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बना दिया आपने। ये सारा क्या हो गया? असेस्ड।
सो दिस इज कॉल्ड असेस्ट करिकुलम, और असेसमेंट से जो आपको फीडबैक मिलता है वो फिर जाता है आपका अपेक्षित करिकुलम में और फिर अपेक्षित, तो ये साइकिल चलती है। तो यही आपकी साइकिल है। पॉलिसी, करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपके इंटेंडेड हो गए। लर्निंग टीचिंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स आपका ट्रांजैक्टेड हो गया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी आपका ट्रांजैक्टेड हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज द साइकिल, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, और आप उसी साइकिल के किसी न किसी हिस्से में हम सब फिट हैं, और हम सबके बहुत बड़े बड़े रोल्स हैं। हम अपने रोल्स कभी समझते नहीं हैं, पर वी हैव वेरी ग्रेट रोल टू प्ले, और हम सब एक्चुअली नेशनल विजन में या स्टेट विजन में अपने अपने रोल्स जो है वो प्ले करें विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम बिल्कुल नहीं समझ रहे, हमें लगता है क्या मैं नोटशीट लिखता रहता हूँ, क्या रोज एक लेटर भेज देता हूँ, ये मेरा रोल है। नहीं, एक जमाना था जब आरएमएस से प्रोजेक्ट सेल का हमें हेड बना दिया गया था, तो हम भी कई बार ये सोचते थे कि क्या है, कभी प्लानिंग में हमें डाल दिया जाता है, जो 5 ईयर प्लान उस समय चला करता था, तो कभी उसकी डेटा देते हैं, कभी वो। लेकिन जब एक बार, जब 2-3 साल बाद जब स्टेट्स ने अपना प्रेजेंटेशन करना शुरू किया और ये बताया कि हमने जो है इतने सेकेंडरी स्कूल्स खोल दिए, या इतने सेकेंडरी कमरे बना दिए, और इतना एनरोलमेंट बच्चों का सेकेंडरी में बढ़ा, और बच्चे जो है इस तरह से आगे बढ़ने लगे, देन दैट टाइम आई रियलाइज दैट कि प्लानिंग और पॉलिसी में भी अगर आप हो तो आप कितना बड़ा रोल प्ले करते हो। आपने एक साथ कितने हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी में आपने परिवर्तन लेकर आए। सो वी ऑल हैव वेरी वेरी ग्रेट रोल टू प्ले, और वो हमें कभी भी भूलना नहीं है और याद करते रहना है। जितना याद करोगे उतना ग्लो आएगा। खूब याद करो कि यस वी आर प्लेइंग ग्रेट रोल इन द सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचकोश पंचकरी। कितने लोग हमें बताएंगे पंचकोश पढ़ा है उन लोगों ने? पंचकोश पढ़ा है? चलो अब तुम समझाओ पंचकोश क्या होता है। पंजाबी में कहावत है ना, जरा बोले वही उल्टा चलो। पंचकोश जो है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक हमारा इंडियन कंसेप्ट है, जो कि हम ले सकते हैं, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, और इसमें 5 लेयर विकास है, 5 शीट्स हैं, एक एक करके परत खुलती जाती है, तो हमारे इंटरनल हैप्पीनेस जो कि है प्राण जो आनंदमय विकास है या ब्लिस है, वो हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो हमारा अन्नमय कोश है, जिसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें हाउ वी ईट, व्हाट वी ईट है ना, व्हाट एक्टिविटीज हैं, वो सब इंक्लूड होंगी। सेकंड में है हमारा प्राणमय कोश, जिसमें हमारी जो हमने ली है वाइटल एनर्जी, जो हमने खाना खाया है, जो हमने एनर्जी ली है, जो हमारी एक्सरसाइजेज है, फिजिकल डेवलपमेंट हुई है, उसमें जो वाइटल एनर्जी है उसको हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मनोमय कोश विकास, जो कि हमारा साइको जो इमोशनल डोमेन है उसको एनहांस करने में, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन है। बैठ जाओ, ठीक है, इनको समझ में आया हुआ है, हम समझ गए। तो अब आप छोटे बच्चों को देखिए, मतलब बड़ों को मत देखिए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाने पीने का कुछ होता है ना, कि उसको कोई लिक्विड पिलाया जाए, शहद, यानी कि सबसे पहले हमारा जो विकास होता है वो अन्नमय कोश का विकास होता है, यानी कि कुछ ना कुछ पहले खाना पीना तो चाहिए। ठीक है, बड़े होकर तो चलिए खाते पीते ही हैं, पर एक छोटे बच्चे को जब आप पैदा होता है तब भी देखिए, उसके बाद वो जब वो कुछ खा पी लेता है तो उसकी एनर्जी शुरू हो जाती है, हाथ पैर, वही उसका होता है प्राणमय कोश। तो वहां पर उसकी सेकंड लेयर जो है वो डेवलप होने लगती है। जब प्राणमय कोश डेवलप होने लगता है, साथ साथ उसका जो है ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो जाता है माता पिता के साथ, आपस के लोगों के साथ। इसका मतलब इसका सोशल और इमोशनल विकास, यानी कि मनोमय कोश। और इसीलिए जब बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल को जाता है, पुराने जमाने में 5 साल के बाद उसको स्कूल में भेजा जाया करता था। क्यों?
क्योंकि अब वो सोशली स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। अब वो ज्ञानमय कोश के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हम उसको ज्ञानमय कोश को विकसित करने के लिए भेजते थे और आज भी वही करते हैं। और ज्ञानमय कोश एक ऐसा कोश है, अगर वो आपका सही तरीके से विकसित होता है तो आप ऑल द टाइम यू विल बी इन ब्लिस। आपको बिल्कुल आनंद आएगा। आप खुद कभी देखते होंगे कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए, इवन व्हाट्सएप का कोई चुटकुला अगर आपको समझ में आ जाए, मजाल है कि आप ना शेयर करें, दौड़ते हैं शेयर करने के लिए इमीडिएट। आज व्हाट्सएप क्यों इतना पॉपुलर हो गया है? क्योंकि आप सब कुछ समझ जाते हैं। कोई एक हल्का सा मीम देख लिया और इतनी हंसी आ गई, अरे चलो भाई, क्योंकि वो आपको समझ आ गई। मीम समझ ना आए तो कभी शेयर ना करें, बस समझ आ जाती है। कोई कहानी बहुत पसंद आ गई, आपने तुरंत उसको शेयर कर लिया, तो यू स्टार्ट शेयरिंग वो। और कितना आनंद की प्राप्ति होती है ना, वो आनंद की प्राप्ति। और कोई हमें कौन बताएगा? हमें आर्किमिडीज की कहानी किसी सुनी हुई? आर्किमिडीज की कहानी, जब आर्किमिडीज ने वो प्रिंसिपल निकाल लिया था वो डूबने और तैरने का, कुछ कपड़े उसने नहीं पहने हुए थे और भाग कर बाहर निकला और यूरेका यूरेका उसने कहा। उसको इतना आनंद आ रहा था कि मैंने इतनी बड़ी चीज क्रिएट कर दी। तो आप सोचो, अगर बच्चा कुछ इससे से क्रिएट करता है और सचमुच वो नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है। हम जनरली रोड मेमोराइज कराते हैं और हम रोड मेमोराइज कराते हैं तो बच्चे को बिल्कुल आनंद नहीं आता और इसीलिए वो आनंद की स्थिति में नहीं रहता, वो हमेशा स्ट्रेस की स्थिति में रहता है। अगर आप उसको आनंद की स्थिति में ले आओ, बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल खुश रहेगा और बेशक बिगड़ जाए, बिगड़ते नहीं, ज्ञान वाले बिल्कुल बिगड़ते नहीं, तो और ही ज्ञानी हो जाएंगे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है पंचकोश। और पहली बार हम लोगों ने पंचकोश को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रखा है और वो इसलिए रखा है क्योंकि हम खुद 5-6 बार बाहर की कंट्रीज में गए और क्या प्रेजेंट करते थे, ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, और किसने लिखा, बाहर के लोगों की जो है प्रशंसा किया करते थे, ही हैज रिटन। तो बाहर के लोग पूछते थे तुम्हारा अपना भी कुछ है, क्योंकि हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आता ही नहीं था, तो हमने कभी बोला भी नहीं। तब अब जाकर जो है हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो है वो 3000 साल पुराना है पंचकोश की परिक्रमा, और उसको जोड़ लो, कॉग्निटिव से भी जुड़ रहा है, साइकोमोटर से भी जुड़ रहा है और सबसे जुड़ रहा है। तो ये बात है। इसके अलावा एक और यहाँ पर देखो, पंचपद। हम सब बीएड करके आए होंगे, कितने लोगों ने बीएड किया? कितने लोगों ने हर्बेटेरियन अप्रोच और ये वो लेसन प्लान सबने पढ़ा? लेसन प्लान में इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन के क्या करते थे? कुछ करते थे, क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन देते थे। एक बार हम इंटर्नशिप में थे और सुपरवाइज कर रहे थे, तो एक बच्ची को इंट्रोडक्शन क्वेश्चन देना था, तो पूछ रही है कि बच्चों हम लोग घर में खाने में एक पीली पीली चीज खाते हैं, बताओ वो पीली पीली चीज क्या होती है? तो कोई कहे कढ़ी, कोई कहे पकौड़ा, बच्चे कोई दाल। नहीं नहीं, वो पीली पीली चीज डाली जाती है तब वो पीला रंग आता है। बच्चों को इतना नहीं ध्यान आ रहा था, कोई बोले कि कलर, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ। फिर से कहा कि नहीं नहीं, वो एक मसाला होता है। सबने कहा अच्छा मैडम हल्दी, यस, आज हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे। कितना 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 अब्रप्ट इंट्रोडक्शन। तो हमारा एक फ्रेंड था, बोला था गो को हिंदी में क्या कहते हैं? बोला जा, बनारस का क्या फेमस है? पान। आज हम जापान के बारे में। ये तो इंट्रोडक्शन, ये वाला अदिति जो ना वो वाला अदिति नहीं है। तो हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाहिए ताकि बच्चे रेडी हो पाए और कनेक्शन बना पाए। हल्दी से हल्दी घाटी के युद्ध का कनेक्शन नहीं बनेगा। सो अदिति यानी कि बच्चों को जागृत करना, इंट्रोडक्शन करके और तैयार करना कि नाउ दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और फिर उसके बाद हम बोध देते हैं। अब जब वो जागृत हो गए, दे आर एबल टू नाउ रिसीव योर इंफॉर्मेशन, अब उन्हें आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना शुरू करिए।
और जब आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने के बाद आप जो दिया है उसमें से अभ्यास कराइए। हम लोगों ने वहां पर कुछ मिक्स कर दिया है जो हम लेसन प्लान बनाते, तो पहले जो दिया है उसमें से अभ्यास कराइए, उसके बाद एक नई सिचुएशन दीजिए उनको, ताकि वो जो सीखा है वो उस नई सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर पाए। उसे हम कहते हैं प्रयोग। और जो लास्ट स्टेप है ये हम सबको अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, ये हम नहीं लेकर आते। आप यहाँ से ले जाओगे कुछ मटीरियल, समझ कर जाओगे, कोई पूछेगा क्या सीख कर आए, अरे कुछ नहीं, बताओगे नहीं। यू डोंट वांट टू टेल एनीबॉडी कि हम क्या सीख कर आए, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कहीं उसको भी अगली बार ट्रेनिंग में भेज दिया गया, उसकी तरक्की हो गई। तो हम क्या करते हैं सब, और कभी कभी हमारी टेबल पर अगर हमारे पास कोई अच्छी किताब पड़ी होती है ना टेबल पर, और हमारा कॉलीग, और हमें पता है वो जरूर मांगेगा वो किताब, हम उसको ऐसे पे छिपा देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो कोई ऐसी, दिस इज रॉन्ग। हमें नॉलेज का प्रचार करना चाहिए। जितना हम उसको बांटेंगे उतना ही उसने बढ़ना है। तो इसीलिए ये प्रसार जो है, आप यहाँ से जाओगे, अपने कॉलेज से बात करोगे कि ये सीख कर आए, अगली बार ऐसी ट्रेनिंग हो तो यू प्लीज गो, कोई बात नहीं, मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, तुम जाओ। तो ये करने की जरूरत है। और ये बच्चों में भी सिखाना है कि आप जो सीख कर जाते हो घर जाओ बेटा, मम्मी पापा को बताओ और समझाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इससे हम अपने समाज को अपने आप सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ये एनसीएफ की बात है। आप लोगों को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जरूर बनाते हैं, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के बाद ही हम किताबें बनाते हैं। तो वो अपेक्षित करिकुलम अगर एनईपी है, ये भी अपेक्षित है, लेकिन इसमें अपेक्षा के साथ साथ रोड मैप भी दे दिया जाता है करिकुलम फ्रेमवर्क में, क्योंकि वो गाइडलाइन है। और उसके बाद हम टेक्स्ट बुक्स और ये बनाते हैं, और इसीलिए ये बताया गया कि एनसीएफ में हमें ये सारी चीजें, टाइम एलोकेशन भी किया हुआ है, स्कूल स्टेजेस का भी डिजाइन दिया हुआ है, और एम्स एंड करिकुलर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड है। ये आप लोग सब देखो ये पिरामिड क्या कहता है। और ये 5 स्कूल एजुकेशन की एम्स जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप तुरंत अपनी एक्टिविटी को समझ सकते हो। अगर आपको कोई तुरंत कहे कि व्हाट इज द यूज ऑफ योर एक्टिविटी, आप देख लो कि 5 एम में कहाँ फिट होती है। अगर आपने कोई आपने सोचा कि चलो स्कूल में मैं ये त्योहार मनवाती हूँ, या बच्चों को ये बताती हूँ कि इस त्योहार का क्या साइंटिफिक महत्व है, और किसी ने आपसे पूछ लिया क्यों, इसका क्या करने जा रहे हो, इसका क्या महत्व होगा, तो ये आपके स्कूल एजुकेशन का जो एम है, कल्चरल पार्टिसिपेशन, ये हमारा स्कूल एजुकेशन का एम है कि हमें बच्चे को कल्चरल पार्टिसिपेशन के लिए तैयार करना है, हमें बच्चे में हेल्थ एंड फिटनेस लानी है, हमें बच्चे में रैशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी लेकर आनी है, ताकि बच्चा खुद समझ सके। हमें बच्चे को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए भी तैयार करना है, और डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए भी तैयार। इसीलिए इतने सारे करिकुलर एरियाज दिए गए हैं। ये करिकुलर एरियाज ऊपर जाकर डिजायरेबल नॉलेज कैपेसिटीज देते हैं, फिर ऊपर जाकर वो डिजायरेबल नॉलेज कैपेसिटीज हेल्प करते हैं एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, और उसके बाद हमारा विजन एंड पर्पस ऑफ सोसाइटी हम अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से स्कूल एजुकेशन को देखेंगे और हर एक बच्चे को देखेंगे कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है कि नहीं, यू विल फाइंड दैट योर ऑब्जेक्टिव इज बीइंग फुलफिल्ड। आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, हम केवल तनख्वाह के लिए तो नहीं है ना इस सिस्टम में। अगर केवल तनख्वाह के लिए होते तो हम शायद पता नहीं एक अलग तरह की पर्सनालिटी दिखते। तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर ये है ना कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी स्कूल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। सो अगर हम वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं, तो दिस पिरामिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्कूल कल्चर भी बता देते हैं, चलिए ये हमें बताना जरूरी है। हाँ, और ज्यादा लोग के लिए बनाइए। चलिए अब हमें ये बताइए, ये जो 5 चीजें लिखी, 4 चीजें ना, डिजायरेबल नॉलेज, कैपेसिटीज, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। नॉलेज क्या होती है? कोई नॉलेज आपसे डेफिनेशन पूछे नॉलेज की, व्हाट इज दिस नॉलेज?
क्या बताएंगे? जो आपको ट्रू लगे। ट्रू है ये? ट्रू लगे तो फिर ट्रू लगे तो उसको कैसे और फर्दर डिफाइन करिए? ट्रू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? कंपेयर करते हैं। नॉलेज को एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगे? देखो यही बात है ना, नॉलेज, वैल्यूज, कैपेसिटीज, डिस्पोजिशन शब्द है ये, और ये शब्द आपको इवन असेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। पर हम अगर शब्दों का मीनिंग नहीं जानेंगे, स्पेसिफिक मीनिंग नहीं जानेंगे, तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और हम सिनोनिमिकली इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो शब्द, इन शब्दों की बहुत वैल्यू है। तो नॉलेज को अगर ट्रू ये बता रहे हैं, लेकिन ट्रू नॉलेज का कैरेक्टर है, नॉलेज की डेफिनेशन नहीं है। नॉलेज की डेफिनेशन क्या होगी? जो है वो मतलब जानकारी होना, जो है जानना, जान रहे कि ये है ज्ञान, अगर इन्होंने कहा ट्रू क्या होता है? जो हम एक्सपीरियंस। तो नॉलेज इज फैक्ट, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज कॉन्सेप्ट, नॉलेज इज बिलीफ, नहीं, नॉलेज जस्टिफाइड बिलीफ, नो, जस्टिफाइड बिलीफ के बारे में बिलीफ आपका कहीं और, बिलीफ आपका होता है वैल्यू में इट इज एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड नॉलेज। आप जस्टिफाइड, देखो ये सारे तो अब शब्द है, क्योंकि जस्टिफाइड कैसे? फैक्ट जो है, फैक्ट इज अ फैक्ट, और फैक्ट आज ये फैक्ट है, कल बदल भी सकता है। आज वो फैक्ट है, कल बदल सकता है। तो इसीलिए द फैक्ट इज अ फैक्ट बिकॉज़ वी बिलीव इट। If we don't believe नहीं, it, the no, fact no, is no. that is fact, that's Fact proved because it is proved. Proved. Proved है। justified. नहीं, नहीं, Proved. What is proved? Just what is justified? फैक्ट, आप जस्टिफिकेशन जो है कई बार सब्जेक्टिव होता है, पर टेस्टिंग जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो आपका प्रूफ हो गया है ना। चलिए ये सब फिलोसफिकल डिबेट हम लोग बाद में करेंगे। दीज आर डिबेट्स। हर आदमी, कोई लोग वैल्यूज को भी बिलीव नहीं मानते। सो दीज ऑल आर डिबेट्स, और ये डिबेट्स हम हायर लेवल पर बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप फिलोसफी पढ़ते हो, मास्टर्स पढ़ते हो, तो देयर आर एन नंबर ऑफ ओपिनियन, एन नंबर ऑफ स्कूल्स। पर यहाँ पर हमें जो स्कूल लेवल के लिए हम यहाँ पर सिर्फ करते हैं ना, यहाँ पर हमारा एक सूप है। सूप में जो हमें इम्पोर्टेंट है स्कूल एजुकेशन के लिए, हम वो ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी वो छोड़ दे रहे हैं। हमें यहाँ पर उतनी बड़ी डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। हमें डिबेट में इतना जाने की जरूरत है कि नॉलेज इज अ फैक्ट। अगर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, ये प्रूफ हो गया है सेंटीग्रेड, तो इट इज अ फैक्ट। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया नॉलेज, और यही आप टेस्ट में करते हो। अगर आप बिलीव और जस्टिफिकेशन के लिए लोगे तो आप कोई टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो कोई व्यक्ति ना जस्टिफाई करे उसको, कोई व्यक्ति ना बिलीव करे, तो फिर इसका मतलब हम क्वेश्चन दे नहीं सकते। तो यहाँ पर एक वो बात आ जाएगी। तो हमने कुछ फैक्ट बना लिए और वही सिलेबस हो जाता है हमारा, ठीक है। हाँ, तो हमें भी जाना ही है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट नॉलेज इज अ फैक्ट। अब कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन। जब कैपेसिटीज की बात आती है तो कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू कॉम्पिटेंसी। और कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉम्पिटेंसी में आपकी 3 चीजें आएंगी। देखो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब आप असेसमेंट करोगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसमें आप बहुत आराम से, कॉम्पिटेंसी में 3 चीजें आती हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। स्किल और एटीट्यूड। अगर आप ये 3 चीजों के लिए लर्निंग आउटकम्स बना देते हो, क्योंकि नॉलेज है अगर और स्किल नहीं है, तब भी वो कॉम्पिटेंट नहीं है। नॉलेज और स्किल है लेकिन बहुत एरोगेंट है, तो भी वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कॉम्पिटेंसी इज नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। वही आपकी कैपेसिटी है। वैल्यूज आर योर बिलीफ। बिलीफ आपके बिहेवियर को गाइड करती है। अगर आप सोचते हो कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हो सकता है आप जैसे ही बड़े आए तो आप उनके पैर भी टच कर सकते हो, उनको नमस्ते भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे उसी बड़े की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमें कुछ देता है, जो हमें कुछ नहीं देता मैं क्यों उसको करूं, तो आप फिर ना तो पैर टच करते हो ना तो उसकी, क्योंकि आपने वही अपना बिलीफ बना लिया। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज भी होती है जैसे ऑनेस्टी वगैरह, वो हम लोग चलिए बाद में बात कर सकते हैं। डिस्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना वैल्यूज में आती है ना नॉलेज में आती है, जैसे क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किस में डाली? वो ना वैल्यू है आपकी
ना वो नॉलेज, ना वो आपकी कॉम्पिटेंसी है, तो वो आपकी डिस्पोजिशन हो जाती है। और डिस्पोजिशन क्या होता है? आपकी इनर ड्राइव, अंदर से आती है क्यूरियोसिटी, मन करता है ये सीखने का, सभी को नहीं होती। इमोशन भी नहीं है वहाँ, इमोशन भी नहीं, इमोशन भी कई बार आपको मिसगाइड करती है। क्यूरियोसिटी जो है आपको नई नई चीजों को लेने में, हाँ इसको भी नर्चर किया जा सकता है। inner drive। करुणा, एम्पैथी एंड सिंपैथी तो आपकी वैल्यूज हो सकती है, पर करुणा जो है, एम्पैथी में भी आप हो सकता है। जैसे एक बहुत अच्छी कहानी है कि 3 लड़कियां जा रही थी और सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो सिंपैथी है वो कहती है ओहो बहुत दुख हो गया और उसको कहीं जाना होता है। दोनों बहनों कहती है तुम जरा देख लेना, मुझे तो बहुत अर्जेंट जाना है, चली जाती है। एम्पैथी जो है वो थोड़ा आगे तक आती है कि बहुत ज्यादा घाव लग गया है, इसका तो इलाज कराना चाहिए, और देखो बहन मुझे तो अर्जेंट जाना है, मैं भी जा रही हूँ, तुम जरा देखो। करुणा को भी जाना था लेकिन वो जाती नहीं है, वो वहीं पर रुकती है, लोगों को बुलाती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है, क्योंकि वो उसकी इनर ड्राइव, उसे कुछ लेना देना नहीं था, जाना होगा जाएंगे, देखी जाएगी, पहले मैं इसको देखूं। सो वो एक इनर ड्राइव की बात होती है। तो इसलिए डिस्पोजिशंस आर योर इनर ड्राइव। ये स्कूल कल्चर की बात है। हम जितनी भी टेक्स्ट बुक्स अब बना रहे हैं नई, चाहे ओडिशा बना रहा है, चाहे सारे नॉर्दर्न स्टेट्स बना रहे हैं, उत्तराखंड हमारी ले रहा है, यूपी हमारी ले रहा है, जो भी नई किताबें बन रही है छत्तीसगढ़ बना रहा है, उन किताबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल कल्चर की जरूरत है, और वो कल्चर ट्रस्ट पर जो है बिल्टअप होना चाहिए। बहुत मिसट्रस्ट कर लिया, प्रिंसिपल टीचर पर मिसट्रस्ट करता है, टीचर बच्चों पर मिसट्रस्ट करती है। नाउ लेट अस हैव अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट। तो स्कूलों में आपके सिंबल्स बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको आपस में जो है कोशिश करनी चाहिए इम्प्रूव करने की। पता है जल्दी नहीं होगा, पर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी कोशिश में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और स्कूल प्रोसेसेस आज जो ये आप लोग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं, या स्कूल डेवलपमेंट करते हैं, या फैमिली कम्युनिटी के साथ मिलते हैं, वो सारे आपके स्कूल प्रोसेसेस के अंदर में आता है। ये बहुत ज़रूरी है देखना कि हमारी सारी किताबों में क्या क्या चीज़ें हैं। कोई आपकी नई किताबों की तारीफ पूछे तो आप बता सकते हैं। अब सभी किताबों में आप एज एप्रोप्रिएट मटेरियल डाल रहे हैं, डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम आप ऐड कर रहे हो, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट है, गाइडलाइंस है टीचर्स के लिए, इलस्ट्रेशंस आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हैं। आपको सारे इलस्ट्रेशंस में कोई भी आपको एक विदेशी सिनेरियो नहीं दिखेगा, आपको सारे सिनेरियोज आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट से दिखेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ का कोई इलस्ट्रेशन होगा या जम्मू एंड कश्मीर का कोई इलस्ट्रेशन होगा। सो नाउ इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर देयर ऑल टुगेदर इन अवर टेक्स्ट बुक। सो और इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि बच्चे फील करेंगे कि इट इज देयर कॉन्टेक्स्ट, वो बहुत जरूरी है। ये किताबें हमने बना दी हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स ग्रेड 1 और 2 के लिए, और ये किताबें बना दी हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, द वर्ल्ड अराउंड अस, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग ग्रेड 3 to 5 के लिए। ये किताबें बन गई हैं, सब अवेलेबल हैं, और वो भी 22 लैंग्वेजेस में धीरे धीरे अवेलेबल होंगी, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में। हम भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो अगर आपको मैथ्स की क्लास 1 की तमिल में किताब चाहिए वो भी मिल जाएगी, डोगरी में चाहिए वो भी मिल जाएगी, और उड़िया में चाहिए, उड़िया तो हमारी किताबें उड़िया वाले लेकर कंटेक्चुअलाइज कर ही रहे हैं। सो ये तस्वीरें हैं किताबों की, बहुत सुंदर, नाम बहुत अच्छे हैं, सारंगी, मृदंग, आनंदमय गणित, ठीक है। और अब आगे हम लोग शायद नदियों के नाम पर डालेंगे, क्योंकि दीज नेम्स आर यूनिवर्सल नेम्स। चलो फिर उसके बाद ये कुछ और बातें भी की हैं। 10 बैगलेस लेस के लिए भी गाइडलाइन बनी है, 50 आवर्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी गाइडलाइन बनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है 100+ स्पेशल मॉड्यूल्स। अगर आपके बच्चे कुछ अच्छे ओलंपियाड कंपटीशन में जाना चाहते तो चाहे G20 हो, चाहे चंद्रयान हो, इस पर स्पेशल मॉड्यूल्स बनाकर एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर डाले। और हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं डायनामिक करिकुलम की। आपकी किताबें रोज नहीं बदलेंगी, पर आपके सामने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं, नए चेंजेस हैं, उनके हम स्पेशल मॉड्यूल्स बना देते हैं।
ताकि बच्चे उन नई इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहे। और सब लेवल्स के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए भी है। तो ज़रूर इस वेबसाइट को आप देखिएगा। हमारी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हम नहीं बता रहे क्योंकि आप सब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जानते हो। कितने लोग नहीं जानते होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? हमें लगता है सब जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो कुछ होगा असेसमेंट का सेशन आपका। तो ये आपका है। आपके स्कूलों को तैयार होना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, सब्जेक्ट के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग अप्रोच के लिए, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल रिफॉर्म करना है आपको, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता चलेगा वोकेशनल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा, R1 R2 R3 इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और ये टीचर को बहुत सेंट्रलिटी है। देख लेते हैं, सेंट्रलिटी ऑफ टीचर, हाई कॉलिंग एंड डीप प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज माना गया है टीचर्स के लिए। NPST भी कभी भी आ सकता है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। और ऑस्ट्रेलिया में तो बकायदा जब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए तो क्लासरूम में कैमरे लगे हुए थे और टीचर्स को 3 या 4 बार साल में रिकॉर्डिंग होती थी और टीचर के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए। अभी हमारे यहाँ तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। हाँ, फाइनल ड्राफ्ट तो आ ही गया, फाइनल ड्राफ्ट आगे पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। एक तो वही है कि हमारे इतना, ऑस्ट्रेलिया में कितने टीचर होंगे? 2 लाख 3 लाख। हमारे यहाँ पता है कितने लोग हैं? कितने टीचर? 1 करोड़। हमारे यहाँ 26 करोड़ बच्चे हैं और 1 करोड़ टीचर है। सीधा सीधा बचाइए टीचर रेशियो क्या हुआ? 1:26। हम रोते रहते टीचर की रेशियो बहुत हाई नहीं, 1:26 ये है टीचर की रेशियो। वो अलग बात है कि हम अपने घर के पास रहेंगे तो अपने यहाँ, हमारे यहाँ 10 बच्चे हैं और 4 टीचर एक ही स्कूल में। उत्तराखंड में ऐसे ही है, हर जगह। वो हमारी बात है कि हम क्या कर रहे हैं अपने आप से। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ गया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो ही रहा है और अभी निष्ठा आप लोगों को मिलेगा बहुत जल्दी। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स हमने बोल ही दिया है आप लोगों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों के पास, मेरे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट है, सबके पास है पूरा टाइप डॉक्यूमेंट? सबका पास है मैम, सबके पास है सब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, एनईपी चलो है। खोल कर बैठिए सबको डॉक्यूमेंट सबके पास होना चाहिए कुछ लिखा हुआ। मैम 3 डॉक्यूमेंट है, एनईपी 23 जो पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है वो खोल कर बैठिए, फिर हम आपको बता रहे हैं जिसमें पैराग्राफ लिखे हैं। इंग्लिश वाला खोल लीजिए, जो जिसका हिंदी खोल लीजिए, जिसका अंग्रेजी सबके पास हिंदी है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इज देयर इन इंग्लिश। चलो सारे हिंदी है या सारे अंग्रेजी है? चलो ठीक है, हिंदी। अब हमें ये बताइए, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है? हाँ है? नहीं का क्वेश्चन। अब कोई स्टॉप वॉच किसी के पास है ना? और स्टार्ट करें। हाँ, अब हम आप लोगों से पूछेंगे, आप सब बंद करिए, अभी देखना नहीं है, जब हम देखने के लिए बोलेंगे तभी। आप बताइए कि, आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ सकते हैं? पढ़ना है, नॉट समझना। चेक एस्टिमेशन। आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ सकते हैं? पढ़ना नहीं, छोटे बड़े डिपेंड करेंगे, लेकिन 25-30 60 सब याद रखिएगा अपने अपने शब्द। चलिए अब ऐसा करेंगे हम लोग, अब स्टॉप वॉच स्टार्ट हो रही है। आपने देख लिया, ऑन एन एवरेज 30 से लेकर हम 60 तक की रेंज में शब्द पढ़ सकते हैं। अब स्टॉप वॉच स्टार्ट हो रही है और जब हम कहेंगे स्टार्ट, आप पढ़ना शुरू करेंगे। जब हाँ 1 और जब हम कहेंगे स्टॉप, आप तुरंत स्टॉप करिएगा और आप
वहाँ पर निशान लगा दीजिए, ठीक है? कहाँ से पढ़ना शुरू किया? कोई भी पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट। स्टॉप। आप चलिए, निशान लगा के गिनिए। छोटे छोटे बड़े सब गिनने। वो तो आप देखिए, हम थोड़ी बता रहे हैं। आपका एस्टिमेशन तो हमारा थोड़ी है। विलियम, तुमने तो बताया भी नहीं ना। जिन्होंने बताया था उन्हीं से पूछते हैं। ज्यादा हो गया मैम। अच्छा, कितना हो गया? इन्होंने 30 बताया था, है ना? उनका 196 और आपका? आपने कितना बताया था? 60। नहीं, मैं इमेजिन की थी 70 तक का। अच्छा। 146 तक 176। हाँ, जिन्होंने 60 बताया था 176। हाँ, आप कितना? 22 किसने बताया था? उसका कितना किसने बताया था? मैंने एक्सरसाइज पहले की थी। हाँ? 215। हाँ 196। हाँ, क्या इससे सीख मिलती है इस एक्टिविटी से? हमारे अंदर कैपेसिटी वी कैन डू एनीथिंग। All power is मेहनत within कम you. आपने। All power is within you. हाँ, We can do और anything. कम तो कम। और can do और एक anything और है and इसमें से everything निकलती है can do क्या? anything and everything stand up and access the divinity. नहीं, एक ने अगर 22 बोला है तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम 100 कर लोगे। 22 बोला है तो 30, 50। अच्छा चलो 50 किसने बोले तो 60 बोल देता। आप देखा आपने कितना हम भेड़ चाल पर है। एक अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो हम भी इंजीनियरिंग में जाएंगे, चाहे कैपेसिटी हो चाहे ना हो। या हमारी कैपेसिटी शायद नोबेल प्राइज लेने के बाद हम इंजीनियरिंग हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए ताकि आउटपुट क्वालिटी भी आए और अच्छा भी आए। तो ये इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, पढ़ लीजिए। Stand up and express the divinity. Yes, you all have divinity in yourself. आप ना केवल अपनी लाइफ की रियलिटी चेंज कर सकते हो बल्कि दूसरों के लाइफ की रियलिटी भी चेंज कर सकते हो। You have to just stand up and understand that you have a divine. जयंती आगे वेरी गुड। आज तुम्हारे विवेकानंद जी के लिए। So thank you Ranjana ma'am for enlightening all the participants with NEP and NCF. I think you have received lot of input to carry forward. It's we always like no, she's very busy person but she didn't say a no to us. She has made it a point to take this session for us, though she was from a meeting taking session again to meeting. But thank you so much for making time for us and addressing this very important concern which is very foundation for us.
for us to take it forward. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Or if they have some questions, you collect Yeah. it. So I will answer. You know, whenever you call me again, I will answer. Sure. Thank you, ma'am.